हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस में। आज हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मनी से रिलेटेड सभी टॉपिक भी कवर कर लिए और फाइनेंस के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बैंकिंग, डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, फीचर्स ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। अभी देखते हैं मीनिंग ऑफ बैंकिंग। Banking institution is the group of financial intermediaries which are engaged in the business of carrying out the banking activities after the getting necessary approval from the central bank of any countries. इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो वर्क करती है। अभी देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ बैंकिंग। According to Justice Home, the real business of a banker is to obtain deposits of money which he may use for his profit by lending it out again. मतलब जस्टिस होम्स के अकॉर्डिंग बैंकर्स का जो रियल बिजनेस है वो पैसों को डिपॉजिट के तौर पर लेना और उसको खुद के प्रॉफिट के लिए यूज़ करना। बाय लेंडिंग इट आउट मतलब उसको लोन के तौर पर या एडवांसेस के तौर पर बांटना। ये होता है बैंकर्स का रियल बिजनेस। किसके मुताबिक? एज पर द जस्टिस होम्स। अभी देखते हैं बैंकिंग्स के फीचर। हमने वो देख ली, बैंकिंग की डेफिनेशन देख ली। अभी देखते हैं बैंकिंग के फीचर्स। अभी बैंकिंग के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड बोरोविंग, मतलब बैंकर से डिपॉजिट्स और बोरोविंग एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो मनी है वो राइज करते हैं फॉर राइजिंग देयर मनी। ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड बोरोविंग। जैसे कि जस्टिस होम्स ने कहा था, बैंकर्स जो है वो डिपॉजिट्स लेते हैं और उसको खुद के पैसे के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड बोरोविंग। अभी उसमें दूसरा फीचर्स आता है लेंडिंग ऑफ मनी। बैंकर्स ये पैसों को लोन के तौर पर देते हैं अगेंस्ट एक्सेप्टिंग एनी टेंजिबल सिक्योरिटीज़ और विदाउट एनी सिक्योरिटीज़। अभी टेंजिबल सिक्योरिटीज़ कौन सी है? टेंजिबल मतलब विजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसी कोई सिक्योरिटीज़। उसमें कौन से लोन्स आते हैं? वो आता है होम लोन। होम को हम छू सकते हैं, हाउस को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आ गया गोल्ड लोन। गोल्ड को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। व्हीकल लोन, व्हीकल को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आ गया लैप। लैप का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ही है जिस पे कोई भी इमारत खड़ी नहीं हुई है उस पे लोन लेना। ये हो गया, जैसे कि हमने प्लॉट ले रखा है और उस प्लॉट पे हम लोन ले रहे हैं, ये हो गया लैप। ये हो गए विथ टेंजिबल सिक्योरिटीज़। अभी विदाउट सिक्योरिटीज़ में कौन से लोन आते हैं? विदाउट सिक्योरिटीज़ में आता है पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। पर्सनल लोन जो है वो सैलरी के, मतलब जो एम्प्लॉय है या फिर कोई बिजनेसमैन है उसको बिजनेस के मुताबिक उसके बिजनेस का फ्लो, कैश फ्लो देखकर और एम्प्लॉय का जो है उसकी सैलरी स्लिप या फिर सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो देखकर पर्सनल लोन डिसबर्स किया जाता है। ये हो गया। और उसके बाद आता है बिजनेस लोन। बिजनेस को देखकर, उसका कैश फ्लो देखकर बिजनेस लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हो गया विदाउट सिक्योरिटीज़, जिसमें कोई भी सिक्योरिटीज़ बैंक सिक्योरिटीज़ के तौर पर नहीं लेती। ये हो गया लेंडिंग ऑफ मनी। ये इसका हो गया दूसरा फीचर्स। अभी देखते हैं तीसरा फीचर्स। तीसरे फीचर्स में है डीलिंग विथ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो मेन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जान लेते हैं यहाँ। पहला आता है इसमें चेक आता है। चेक को हमने पहले ही डिस्कस किया है। चेक इज़ लाइक अ बैंक नोट। चेक क्या है? एक क्रेडिट नोट है, ये बैंक नोट है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद डिबेंचर, सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट्स एंड सो ऑन। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ बैंकिंग जो है वो डील करती है। ये इसकी मतलब एक्टिविटीज़ है जिसके साथ वो डील्स करती है। ये हो गया डीलिंग विथ वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके ही एक्टिविटीज़ पर बैंक जो है वो वर्क करती है, रन करती है। उसके बाद आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिफरेंट फॉरेक्स करेंसीज। मतलब वन पर्सन्स फ्रॉम अमेरिका हु वांट टू एक्सचेंज देयर डॉलर इन इंडियन रुपीज़। एखाद पर्सन है अमेरिका से आया हुआ,
नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, उसको क्या है, अपना जो डॉलर है वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता है, तो वो बैंक क्या है, वो भी करके देती है। उसका ही मतलब है एक्सचेंज ऑफ फॉरेक्स करेंसीज, उसका ही मतलब है बाइंग एंड सेलिंग। उसके बाद आता है डीलिंग विथ वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। अभी हमने पहले क्या देखा था, डीलिंग विथ वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कौन से हैं, स्टॉक्स हो गया, फंड्स हो गया, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए एंड सिक्योरिटीज़। ये क्या हो गया, सिक्योरिटीज़। तो इन सब के साथ भी बैंक्स डील करती है, इस पे भी बैंक वर्क, इसके साथ भी बैंक वर्क करती है। उसके बाद आता है उसका फीचर्स है, उसके बाद छठा फीचर्स है इसका, रिसीविंग ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल फ्रॉम देयर कस्टमर्स फॉर सेफ कस्टडी। इसका मतलब होता है कि कुछ गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, कुछ गोल्ड होता है। आपने देखा होगा कि बैंक की जो है वो एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो उस एडवर्टाइज में होता है कि हमारे यहाँ लॉकर्स भी आपको मिलेंगे, लॉकर्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। वो लॉकर्स किस लिए होते हैं, वो सेफ कस्टडी के लिए। घर में हम कुछ वैल्यूएबल वैल्यूएबल कमोडिटीज़ है, वैल्यूएबल वस्तु है, वो जो है वो सेफ नहीं रख सकते, तो बैंक क्या करती है, उसके लिए भी कस्टडी खोल के, सेफ कस्टडी खोल के देती है, लॉकर्स खोल के देती है। जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, वो भी हम उस कस्टडी में रख सकते हैं। गोल्ड हो गया हमारा, वो भी हम लॉकर्स में रख सकते हैं। ये हो गया रिसीविंग ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड अदर वैल्यूएबल फ्रॉम देयर कस्टमर्स फॉर सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स या फिर वैल्यूएबल जो भी है, वैल्यूएबल वस्तु जो है वो लेते हैं और सेफ कस्टडी में रखते हैं। ये हो गए बैंकिंग के फीचर्स। अभी देखते हैं बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में। बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में क्या होता है, तो बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। यहाँ देखो, हमने पहले लिया है बैंकिंग के स्ट्रक्चर में शेड्यूल्ड बैंक, उसके बाद आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अभी पहले तो जान लेते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक क्या है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है, शेड्यूल्ड बैंक यानी वो बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के दूसरे शेड्यूल में इंक्लूड होना चाहिए। दूसरे शेड्यूल में यानी दूसरे शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद उन बैंकों को कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होते हैं। दीज आर फॉलोइंग। वो कौन से रिक्वायरमेंट होती है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला रिक्वायरमेंट उनका, देयर पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख। एंड दूसरा जो फुलफिलमेंट है उनका, वो रिक्वायरमेंट है उनका, वो है देयर बिजनेस एक्टिविटी शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू देयर डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। मतलब उनका भरा हुआ कैपिटल, उनका जो पेड किया हुआ जो कैपिटल है वो 5 लाख के नीचे नहीं होना चाहिए और उनकी बिजनेस एक्टिविटी डिपॉजिट्स के हित में होनी चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक का नाम एक बार सेकेंड शेड्यूल में चढ़ गया तो उनको कुछ सर्टेन फैसिलिटीज़ आरबीआई की तरफ से एक्सटेंड होती हैं, जैसे कि बोरोविंग, वो कहीं से लोन बोरो कर सकते हैं, बोरो किए हुए लोन पे फिर डिस्काउंट देना, उसके बाद रीफाइनेंसिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो उनको एक्सटेंड करने मिलती है। किसके बाद, एक बार सेकेंड शेड्यूल में उनका बैंक का जो नाम है वो चढ़ जाने के बाद। ये हो गया शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक समझ में आ गया आपको। अभी देखते हैं नॉन शेड्यूल बैंक। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस शेड्यूल बैंक। मतलब नॉन शेड्यूल बैंक वो होती है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं होती एंड नॉट एंजॉय द एनी फैसिलिटीज फ्रॉम द आरबीआई लाइक बोरोविंग, रीडिस्काउंटिंग, रीफाइनेंसिंग। ओनली आरबीआई कंट्रोल ऑन देयर एक्टिविटीज। मतलब आरबीआई क्या करती है, सिर्फ उन पर कंट्रोल रखती है। वो जो है नॉन शेड्यूल बैंक है, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है और अपने मुताबिक आरबीआई क्या करती है, उनके प्रोविजंस और रेगुलेशंस चेंज कर सकती है। ये हो गया नॉन शेड्यूल बैंक। अभी नॉन शेड्यूल बैंक में तो टाइप्स नहीं है, लेकिन शेड्यूल बैंक में यहाँ टाइप दिखाई दे रहे हैं। वो है, पहला है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक ये भी कमर्शियल बैंक की तरह ही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करती है, लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस लाइक बिजनेस, हाउसिंग, ऑटो, पर्सनल, ईटीसी।
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, फिर भी वो कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके प्रोविजंस एंड फीचर्स और प्रिंसिपल डिफरेंट होते हैं। ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक सेम इसके अपोजिट है। कमर्शियल बैंक ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो फॉलोइंग फंक्शंस फॉलो करती हैं: एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सटेंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जैसे कि बिजनेस, ऑटो, हाउसिंग, पर्सनल, ईटीसी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। लेकिन ये आरबीआई के रूल्स के अंडर काम करती है। ये इसके जो प्रोविजंस है वो भी अलग होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के जो प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस है वो भी अलग होते हैं। अभी देखते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, जो पिछले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक का जो है जो सिलेबस है थोड़ा लेंदी है और वो आपको डिटेल में समझ में भी आना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। अभी कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक ये लोकतांत्रिक निर्णय और खुली सदस्यता के सिद्धांतों पर सदस्यता के सिद्धांतों के तौर पर तैयार की गई है। ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे बिलीव करती है। एवरी पर्सन, एवरी वन कैन बिकम शेयर होल्डर इन कोऑपरेटिव बैंक्स। कोई भी यहाँ शेयर होल्डर बन सकता है, कोई भी अपना सदस्यत्व यहाँ ले सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस के अंडर वो वर्क करनी चाहिए। ये हो गई कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में तीन टाइप है: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल बैंक। अभी यहाँ हमने बैंक दिए, अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के रूल्स, रेगुलेशंस एंड वर्क तो आपको समझ में आ ही गए, बराबर है। इसके सिर्फ प्रोविजंस और फंक्शंस अलग होते हैं, वो लोगों के नियंत्रण में होती है। और कमर्शियल बैंक क्या होती है? कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर वर्क करती है, उसमें लोगों का नियंत्रण नहीं होता। कोई भी जाके वहाँ शेयर होल्डर और अपना सदस्यत्व नहीं ले सकता। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोगों के लोकतांत्रिक निर्णय और खुली सदस्यता के सिद्धांतों पर तैयार हो गई है। ये अभी मैंने यहाँ आपको कुछ कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल दिए हैं। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप मतलब हर किसी के लिए स्वैच्छिक और खुली सदस्यता यहाँ अवेलेबल है। और उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। लोगों का जो है यहाँ कंट्रोल रहता है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वहाँ उस बैंक पर उनका कंट्रोल चलता है। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब सदस्य आर्थिक भागीदारी। जो मेंबर्स है उनकी कुछ आर्थिक, उनको फाइनेंशियल जो है उसमें उनके शेयर होल्डर्स होते हैं जो फाइनेंशियली उनको कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद आता है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, वो स्वायत्तता है और स्वतंत्रता है। जो स्वतंत्र है वो जो बैंक है वो स्वायत्तता मतलब लोगों के अंडर है और स्वतंत्र भी है, इंडिपेंडेंस भी है। उसके बाद एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, उनको हर वक्त एजुकेट और ट्रेनिंग लेने की और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है लोगों की। उसके बाद आता है सहकारिताओं के बीच सहयोग, कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स। जो सहकारी है उनके जो शेयर होल्डर्स है उनका जो सहयोग है वो बैंक को मिलता है। ये हो गया क्या कोऑपरेटिव बैंक के प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स। उसके बाद देखो मैंने यहाँ लिस्ट दी है जो हमने 3 टाइप्स देखे हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक्स। तो उसमें पहली बैंक है इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में अभ्युदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। उसके बाद आता है भारत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई लिमिटेड, भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये क्या है? स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की बैंक्स हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में देखिए एट अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलूरू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये क्या हो गया? सेंट्रल बैंक ऑफ
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, मतलब पूरे इंडिया के। अभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक, ये भी मैंने दिए हैं यहाँ। अभिनव फार्मर्स क्लब, एग्रीकल्चरल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड, ऑल इंडिया किसान महासभा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये जो हो गए वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक हो गए। ये जो मैंने लिस्ट दी है यहाँ, इतने हो गए ये कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी ऐसे ही कुछ वीडियो जो रिलेटेड हो आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड जो हमारा बैंकिंग का कमर्शियल बैंकिंग रह गया है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।